नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बताएंगे आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के बारे में। दोस्तों ये स्कीम दोस्तों उन लोगों के लिए है, उस कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट अभी सक्षम युवा में पंजीकृत नहीं है। दोस्तों ये जो कैंडिडेट है सक्षम युवा के, इनको तो बेरोजगारी भत्ता मिलता ही मिलता है दोस्तों, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने स्टडी कहीं और से की है लेकिन वो हरियाणा के निवासी है, वो सक्षम में अपना नाम नहीं जो जुड़वा सकते। दोस्तों सक्षम में जिसका नाम जुड़ता है वो सारी स्टडी रेगुलर हरियाणा की होनी चाहिए दोस्तों, और वो रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए उनका नाम जो सक्षम युवा में जोड़ दिया जाता है भत्ते के साथ। तो उनको तो भत्ता मिलता ही मिलता है दोस्तों। दोस्तों इस स्कीम के अंदर उस कैंडिडेट को फायदा होगा जो कैंडिडेट अभी भत्ता नहीं ले रहा, उसकी स्टडी कहीं और की है, या फिर जो कैंडिडेट है जिसने हरियाणा का होते हुए भी उसने स्टडी कहीं और से की है, ओपन से की है, उसके पास स्टडी है, सब कुछ है, लेकिन उसको भत्ता नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये दोस्तों उन लोगों के लिए है, भत्ता उनको 3 साल बाद दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस भत्ते को आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि इस भत्ते की जो फाइल है वो कैसे लगा सकते हैं, और अगर आप इस भत्ते की फाइल को लगाना चाहते हैं या फिर इस भत्ते की फाइल की जो स्कीम है इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि भाई हमने जो 3 साल पहले भत्ता अप्लाई किया था और अब इस भत्ते को हम कैसे अपने जो बैंक अकाउंट में है वो ले सकते हैं, और हमें जो भत्ता है वो किस किस प्रकार हमें मिलेगा और कितना कितना भत्ता हमें किस किस स्टडी पर मिलेगा, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। दोस्तों जो मेरे पास जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे जो स्क्रीन पर कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब कई मेरे भाई ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो दोस्तों मैं आपको इसको हिंदी रूप में समझाऊंगा दोस्तों। और अगर आप इसे इंग्लिश में समझना चाहते हो तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को रीड कर सकते हो। अगर आप हिंदी में भी रीड करना चाहते हो तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसे ट्रांसलेट कर सकते हो और आप इसे आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा, तो दोस्तों आपको और भी आसानी हो जाएगी इसमें जो आप समझना चाहोगे, और इसे जो ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस स्कीम के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इसे अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम दोस्तों, और बेरोजगारी भत्ता है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1988 में की गई थी, और नवंबर 2005 और 9 में संशोधन किया गया था, इसके अंदर किसी प्रकार के बदलाव किए गए थे। और वर्तमान में सरकार ने दिनांक 1/12/2017 से बेरोजगारी भत्ते की दरों में वृद्धि की थी, और 1/11/2016 बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के नियम एवं शर्तें जो है वो इस प्रकार से निर्धारित कर दी गई थी दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो नियम और शर्तें हैं वो आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं, ठीक है। नियम और शर्तों को दोस्तों इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसे जो फाइल है वो अप्लाई कर पाओगे और बेरोजगारी भत्ता है वो ले पाओगे। बेरोजगारी भत्ता कितना कितना मिलेगा और किस किस के हिसाब से कितना मिलेगा वो नियम और शर्तों के अंदर ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इस योजना को शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता कहा जाएगा दोस्तों। योजना 2005 और आवेदन नवंबर माह में प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपने अगर एम्प्लॉयमेंट में 3 साल पहले अगर भत्ता आपने अप्लाई किया था, आपकी फाइल अप्रूव है, लेकिन 3 साल बाद जब भी आप भत्ता जो अलाउंस अप्लाई करोगे, यानी कि 3 साल बाद जो भत्ता आपका एक्टिव किया जाता है, जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो नवंबर के महीने में ही उस फाइल को लगाया जाता है सरल हरियाणा की तरफ से, ठीक है दोस्तों। और सरल हरियाणा में वो कौन सी स्कीम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम इसकी जो शर्तें हैं वो धीरे धीरे आराम से समझ लेते हैं। अब दोस्तों सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए दोस्तों, इसका जो दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको दोस्तों आवेदक को 10th+2 परीक्षा या कोई अन्य 2 वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों, और मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक के बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स
हरियाणा सरकार बेरोजगारी भत्ता की दर रुपए होगी 900 रुपए। अब दोस्तों आपके पास कोई भी स्टडी है कहीं से भी हो, तो अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो आप, अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और उसके बाद किसी प्रकार का डिप्लोमा किया, तो आपको 900 रुपए प्रति महीने इसमें दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है उसमें है, आवेदक के पास स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए या उससे उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। आवेदक 10th प्लस 2 परीक्षा या उससे ऊपर के बाद कोई 3 साल का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स या स्नातकोत्तर, यानी कि दोस्तों अगर मान लो आपने 10th किया, प्लस 2 किया, प्लस 2 के बाद आपने 3 साल का कोई ऐसा डिप्लोमा किया, जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ये सारी स्टडी आपके पास होनी भी चाहिए, तो आपको 1500 रुपये पर महीने दिया जाता है दोस्तों बेरोजगारी भत्ते के रूप में। तो दोस्तों अगर आपने 10th किया, डिप्लोमा नहीं किया, प्लस 2 किया और कोई डिप्लोमा नहीं किया, या फिर आपने ग्रेजुएशन की, तो आपको 1500 रुपये मिलेगा दोस्तों। या फिर आपने 10th किया, प्लस 2 किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपको 3000 रुपये प्रति महीने मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो सक्षम युवा के कैंडिडेट है, इस भत्ते को सक्षम युवा की फाइल के साथ इसे अटैच कर दिया जाता है, तो उनको जो 6000 रुपये है वो मानदेय भी मिलता है। लेकिन कई मेरे भाई ऐसे हैं जिनका सक्षम में नाम ऐड नहीं हो पाता, कारण मैंने आपको पहले भी बताए थे, और अब फिर बता देता हूँ कि उनकी स्टडी है वो रेगुलर नहीं रहती, या फिर वो स्टडी बाहर की होती है तो वो इसमें नाम नहीं दर्ज करवा पाते, और वो हरियाणा के हैं फिर भी नाम नहीं दर्ज करवा पाते। तो दोस्तों इस वजह से आपको पैसा वो नहीं मिल पाता है, जो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप 3 साल पहले जिसने एम्प्लॉयमेंट HREX में नाम दर्ज करवाया था, तो 3 साल के बाद इस फाइल को ऑनलाइन किया जाता है और फिर जाकर जो बैंक में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसका जो 5वां पॉइंट है, आवेदक को राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि हरियाणा के किसी भी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जो पंजीकृत होना चाहिए दोस्तों। प्रत्येक वर्ष की 1 नवंबर को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि दोस्तों। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब भी आपने फाइल ऑनलाइन किया, मान लो आपने कोई भी साल में, अगर मान लो जनवरी के अंदर आपने फाइल को ऑनलाइन कर दिया, तो आपको नवंबर 1 से लेकर और आगे जो नवंबर आप जब भी अप्लाई करोगे, तो वो 3 साल आपके मान्य किए जाएंगे। जनवरी से आपको नहीं लिया जाएगा, नवंबर से आपको लिया जाएगा। जब भी, जैसे कि मान लो आज किसी ने फाइल ऑनलाइन किया है, तो आज मान लो 1 नवंबर है, तो 3 साल बाद जब 1 नवंबर आएगा, तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इस फाइल को है ऑनलाइन किया जाएगा। पति या पत्नी सहित सभी स्रोतों के से वार्षिक आय उससे अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब जैसे 3 लाख रुपए इसमें रखा गया है, और परिवार के पास रुपए से अधिक की अवश्य व्यवसायिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो इसका जो है आगे का पॉइंट है, इसमें देखिए दोस्तों 10 लाख मूल्य या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास कृषि भूमि है 10 लाख मूल्य या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि, ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आवेदक की जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जब भी फाइल उसने ऑनलाइन किया था, तो जब वो 21 वर्ष का होगा तभी उसको अलाउंस के स्कीम के रूप में वो ले सकता है दोस्तों, अगर वो सक्षम युवा का कैंडिडेट नहीं है। और इसका आगे का जो पॉइंट है, आवेदक छात्र प्रशिक्षु या नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेदक किसी प्रकार की कोई जॉब करता ना हो जो रेगुलर हो, और आवेदक कोई रेगुलर छात्र भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वरना आपके साथ किसी प्रकार की कार्रवाई भी हो सकती है दोस्तों। आप अगर किसी अलग तरीके से अगर आप पेमेंट लेते हो, भत्ता लेते हो, तो आवेदक नियोजित नहीं होना चाहिए, यानी आवेदक किसी प्रकार के पद पर नहीं होना चाहिए। आवेदक स्वरोजगार नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेदक के पास कोई इस प्रकार का लाइसेंस नहीं होना चाहिए जिसमें वह स्वरोजगार करता हो और उसके पास उसका लाइसेंस हो, यानी कि उसका रिकॉर्ड हो सरकार के पास किसी भी प्रकार का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आवेदक बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक को नहीं उस आवेदन को करना है किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसके परिणाम स्वरूप वह 6 महीने की अवधि के लिए कारावास में हुआ। अब दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि इसमें आपको किसी प्रकार का सजा नहीं होनी चाहिए, या फिर आप सरकारी अधिकारी थे, आपको निष्कासित किया हो, ठीक है,
और इसका आगे का पॉइंट है मैट्रिक उच्च माध्यमिक योग्यता वाले आवेदक जो इसके तहत पात्र हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसमें आप देख लीजिए, मैट्रिक उच्च माध्यमिक योग्यता वाले आवेदक जो इसके तहत पात्र हैं। अक्टूबर 2005 के महीने के लिए मौजूदा योजना को प्राप्त करना जारी रहेगा। बेरोजगारी भत्ता ₹100 प्रति माह उसकी निरंतर पात्रता के अधीन। पुरानी योजनाओं की शेष शर्तें 35 वर्ष तक आयु प्राप्त करने तक बिना किसी की नई योजना के तहत आगे कोई भी दावा कर सकते हैं दोस्तों, करें। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आपको 21 वर्ष में अगर आपकी फाइल को अप्रूव कर दिया जाता है तो 35 वर्ष तक आपको जो भी आपकी स्टडी है उसके हिसाब से आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा दोस्तों। बेरोजगारी भत्ता नमित के माध्यम से श्रमिक आधार पर वितरित किया जाएगा बैंक शाखाएं। अब कहने का मतलब ये है कि आपका जो बैंक आधार है उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक जरूर होना चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट आप अप्लाई करते वक्त दोगे वो होना चाहिए दोस्तों। अब उन आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जो पहली बार यूआई आवेदन कर रहे हैं दोस्तों। अब जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो मैं बता देता हूँ क्या क्या जो घोषणा पत्र है वो है। बेरोजगारी भत्ते के लिए एक नए अनुरोध के लिए यूएआई सब घोषणा पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र सरल पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यानी कि सरल पोर्टल पर एक ऑनलाइन जो घोषणा पत्र है वो होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। वो सर्व अधिकरण द्वारा अवश्य वाणिज्यिक संपत्ति का सत्यापन वो भी बता दूंगा। 3 वर्ष पुराना 1 नवंबर को रोजगार पंजीकरण स्थापित जो आईडी कार्ड है वो मैं जो HREX एक बेरोजगारी जो वेबसाइट है वहां पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है दोस्तों। और वो पंजीकरण है वो मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर से मान्य होगा। आपने चाहे किसी भी महीने में किया हो, आपका 1 नवंबर से लेकर और 1 नवंबर तक आप करेंगे तो आपका 3 साल जो बीच में है वो मान्य किया जाएगा दोस्तों। उससे आगे का जो आपने 4 महीने 5 महीने पहले पंजीकरण किया था वो मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपके पास एम्प्लॉयमेंट का वो आईडी कार्ड जरूर रहना चाहिए क्योंकि आपका पंजीकरण ही आगे आपके 3 साल है वो आगे आपका शो कर पाएगा। ठीक है, और हरियाणा का आपको डोमिसाइल चाहिए, अधिक विश्वास प्रमाण पत्र चाहिए और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को सब प्रमाणित प्रतियां। ठीक है, और राशन कार्ड विवाहित महिलाओं के मामले में ससुराल का राशन कार्ड अपलोड करें। ठीक है, आवेदक का फोटो, जाति प्रमाण पत्र, पीएनबी बैंक आधार से जुड़ा हुआ खाता, पासबुक, नागरिक के पास पहले से ही बैंक खाता अन्यथा वह बैंक विवरण के बिना आवेदक जमा कर सकते हैं। पुनः अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसे 15 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक के हस्ताक्षर, मुखिया के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, पुरानी यूआईडी योजना से पहले बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए स्वच्छ घोषणा, मैट्रिक के लिए पुरानी यूआईडी, 3 वर्ष पुराना पीएनबी बैंक आधार से जुड़ा हुआ खाता, पासबुक। तो दोस्तों ये थी जानकारी मैंने आपको दी कि आपको जो अलाउंस जो बेरोजगारी भत्ते का जो आपको पैसा मिलना है वो कैसे मिलेगा। जो 3 साल बाद अप्लाई करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 3 साल बाद अप्लाई करते हैं इस योजना के अंदर उनको भत्ता दिया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन आप अपने स्टडी के हिसाब से भर लेना। और ठीक है, और आपको अपना नाम, पिता का नाम, रेजिडेंट एरिया आप कहाँ से हो वो लिख लेना है। और आई हैव पास्ड, आप कहाँ से पास हो, एग्जामिनेशन फॉर्म और कब पास हुए। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको एक्सचेंज का नाम लिख देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। फॉर्म डेट लिख देनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पर डेट लिख देनी है, प्लेस लिख देना है और डिपोट यानी कि आपको यहाँ पर साइन कर देना है दोस्तों। और इस सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर आपने +2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पर आप फाइल जो पुरानी फाइल आपने लगाई थी एक्सचेंज में तो वो अपने हिसाब से इसमें आपको भर के दे देना है। ठीक है, और अब आपको दोस्तों देखिए अटेंशन ऑफ ये प्रॉपर्टी रेवेन्यू अथॉरिटी का ये फॉर्म है। इसमें आपको पटवारी से आपको वेरीफाई करवाना होगा इस फॉर्म को कि प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरा नाम है, ये पिता का नाम है और मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना किला जमीन है, इतनी एकड़ जमीन है और ये आपको पटवारी है इसे वेरीफाई करके दे देगा। और आपको ये सभी से वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करवाने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आप फाइल ऑनलाइन करके लास्ट में जो डॉक्यूमेंट लगाते हो उनके साथ इसको अटैच करके देना होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ध्यान से समझ लेना है और जो जो डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से देख लेना है। उसमें किसी प्रकार की आपके नाम के अंदर किसी प्रकार की गलती ना हो दोस्तों। और नई अपडेट के साथ मैं ये बता दूं कि अब जो हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र है उसको एक्टिव कर दिया गया है
और परिवार पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी आपको देनी होगी। और परिवार पहचान पत्र के अंदर याद रखिए दोस्तों, डाटा आपका मैच होना चाहिए। अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो सारा डाटा परिवार पहचान पत्र में आपका सेम होना चाहिए, तभी आपकी इस फाइल को अप्रूव किया जाएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिए कि जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी साथ लेकर जाइए जब भी आपको बुलाया जाता है। और आपको उनकी एक एक प्रति है वो भी आपको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में आपको साइन करके आपको जमा करवानी होती है दोस्तों। और बाकी अगर किसी प्रकार के कोई आपके मन में अगर डाउट या सवाल आपके अंदर आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि आपको अगर ये वीडियो समझ में आ जाता है, अगर नहीं आता है तो जो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर लेना। और चेक करने के बाद आप यहाँ समझ लेना, हो सकता है कि मेरी भाषा आपको समझ ना आई हो, ठीक है दोस्तों। और हिंदी में भी अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में आपको गूगल ट्रांसलेट की मदद ले लेनी है दोस्तों। वहां से आप इसे गूगल ट्रांसलेट करके आराम से इसे पढ़ के आराम से इसे ऑनलाइन कर सकते हो दोस्तों। खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा सकते हो, जो सीएससी सेंटर का जो निर्माता हो उससे आप करवा सकते हो दोस्तों। अब इसको जो ऑनलाइन करना इसका जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको कोई मर्जी आप ब्राउजर यूज करते हो उस ब्राउजर को आप खोल लीजिए जो आप अच्छे तरीके से चलाना जानते हो। ब्राउजर खोलने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है सरल हरियाणा दोस्तों। सरल हरियाणा जैसे ही आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने आईडी पासवर्ड मांगेगा दोस्तों। और दोस्तों घबराइए मत, आईडी पासवर्ड मांगने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया होगा न्यू यूजर का, तो आपको सिटीजन पोर्टल आपका जो सिटीजन आईडी है वो आपको बना लेनी है। न्यू यूजर में जाने के बाद बड़ा ही आसान सा तरीका है, ठीक है। आपको बनाने के बाद और आपको सर्च बार में इसके काफी सारी स्कीमें होगी। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। और आपको सर्च बार में टाइप करना है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आपको यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डाल देना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको अपना जो डाटा मैंने बताया है वो सारा डाटा कुछ फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा, कुछ डाटा आपको डाल देना है और सारे डॉक्यूमेंट आपको डालने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। आखिर में आपके आपके पास एक रसीद आएगी, उस रसीद को आप नेक्स्ट जो आपके पास जिस प्रकार का जो प्रोसेस आता है कि आपको प्रूफ किया गया नहीं किया गया और आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं उस रसीद से, तो आप उसे संभाल कर रख लीजिएगा। इस प्रकार आप अपना आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और आगे जब नवंबर का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जो इसका ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो हम कैसे करेंगे, वो सारा वीडियो मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पूरा ऑनलाइन करने का प्रोसेस दिखा दूंगा। तब तक आप अगर वेट कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा अगर आप नवंबर का महीना लगते ही अगर फाइल ऑनलाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। किसी भी सवाल जवाब के लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। निशा आजा। और